अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये चैप्टर 2 के जो है ना, ये हम बोर्ड वाले एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। ज़रा गौर से आपने पूरी वीडियो देखनी है अगर आप पूरे अटैम्प्ट करना चाहते हैं चैप्टर 2 के एमसीक्यूज़। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये जो एमसीक्यू देखिएगा, इसमें ये सेट जो है इसमें एक ही एलिमेंट है। याद रखें, सेट के अंदर जो सेट होता है वो एक सिंगल एलिमेंट कंसीडर होता है, इस वजह से ये सिंगलटन सेट होगा, सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। अगला हम ये करने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि कितने तरीके हैं सेट को डिस्क्राइब करने के हमारी बुक में, तो वो 3 है। ठीक है, कौन कौन से वाला? डिस्क्रिप्टिव, टेबुलर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम ये करते हैं, अगर एक एम्प्टी सेट दिया हुआ है आपको, ये देखें, तो इसके पावर सेट में क्या होगा? तो पावर सेट एम्प्टी सेट का एम्प्टी नहीं होता, ये है इसका पावर सेट। ठीक है, तो इसमें तरीका ये होता है, जब भी हम पावर सेट लिखते हैं तो सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखते हैं, उसके बाद सिंगल सिंगल एलिमेंट। अब देखें, इसमें एलिमेंट ही कोई नहीं है तो इससे आगे हम नहीं जा सकते। ठीक है, तो इस वजह से यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसका सी इसका आंसर है। लो जी, इस तरह का एमसीक्यूज़ ना बहुत ज़्यादा दफ़ा आता है बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, आपको पता होना चाहिए। बिल्डर फॉर्म में सेट कौन सा है? इवन नंबर्स का। ठीक है, तो बिटवीन 4 एंड 6 इवन नंबर कौन से हैं? कोई भी नहीं है, इस वजह से इसका आंसर जो है वो एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन देखिएगा, अ सेट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय 3 वेज। ये मैं आपको बता चुका हूँ अभी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहते हैं कि टू सेट्स जो है ना इक्वलेंट कब होते हैं? अगर वो इक्वलेंट हो तो फिर कौन सा रिजल्ट जो है वो दुरुस्त होगा? तो याद रखिए, इक्वलेंट सेट्स वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम होते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें, ये ए बी सी, ये एक सेट है हैविंग 3 एलिमेंट्स। एक दूसरा सेट ये ले लें आप, इसमें भी 3 एलिमेंट हैं, तो ये दोनों इक्वलेंट हैं। इनको यूँ लिखते हैं, ये इक्वलेंट का साइन होता है। तो इक्वलेंट का मतलब भी यही है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आर इक्वल। तो ये जो एन है इसका भी यही मतलब होता है। सो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल इफ़ ए एंड बी आर इक्वलेंट। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला एमसीक्यू से मैं कर रहा हूँ, सेट ए और बी गिवन है, बिल्कुल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी इक्वल हैं और एलिमेंट्स भी सेम हैं। तो जब ये दोनों चीज़ें हों तो वो सेट्स इक्वल होते हैं। ये इक्वल सेट की डेफिनेशन है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। अगर तो कह रहे हैं किसी सेट पे 3 एलिमेंट्स हों तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? तो बच्चों, ये इसका फॉर्मूला होता है, आपने याद रखना है। अगर किसी सेट में चलें, सेट में m एलिमेंट्स हैं तो पावर सेट में क्या होंगे? m रेज टू पावर, सॉरी, 2 रेज टू पावर m। ठीक है, ये फॉर्मूला है पावर सेट के एलिमेंट्स का। ठीक है, तो आप 2 की पावर 3 कर दें, तो 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपके पास? 8 आएगा। तो ये इसका 8 आंसर होना चाहिए। 2 रेज टू पावर 3, ये 16 लिखा हुआ है, ये गलत है, ये इसका आंसर दुरुस्त है। ठीक है, चलें जी, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहे सेट में अगर 6 एलिमेंट्स हों तो उसके पावर सेट में कितने होंगे? अभी जैसे मैंने आपको बताया, आप 2 रेज टू पावर 6 करें तो ये आपके पास 64 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है जी। अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी सेट का पावर सेट जो है, सॉरी, एम्प्टी सेट जो है उसका पावर सेट क्या होता है? तो वो एम्प्टी नहीं होता, अभी मैंने आपको करके दिखाया था। ठीक है, उसके पावर सेट में एक सेट आ जाता है। ठीक है, ये पावर सेट है एम्प्टी सेट का, तो इसको नॉन एम्प्टी सेट बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है, ये सिंगलटन सेट है। आगे चलते हैं जी। जी प्यारे बच्चों, अगर एक ये वही आ गया जी। ठीक है, एम्प्टी सेट है तो इसका पावर सेट जो है वो क्या होगा? ठीक है, तो इसका ये है पावर सेट। अगला क्वेश्चन है, इसकी टेबुलर फॉर्म क्या होगी? ये देखें, प्राइम नंबर्स हैं लेस देन 12, तो 12 से छोटे प्राइम नंबर कौन से होंगे? प्राइम नंबर हमेशा 2 से स्टार्ट होता है, ये ना लिख देना। ठीक है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, तो ये 2 से स्टार्ट होंगे, 12 से छोटे ये हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ जी, इसकी टेबुलर फॉर्म बतानी है आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैशनल नंबर है, ऐसा रैशनल नंबर बताएं जिसका स्क्वायर करें तो 2 आ जाए, तो कोई भी नहीं है क्योंकि अंडर रूट 2 जो है उसका स्क्वायर करेंगे तो फिर ही आपके पास 2 आ सकता है, लेकिन अंडर रूट 2 इरेशनल होता है, रैशनल नहीं होता। तो इस वजह से इसका आंसर जो है वो एम्प्टी होना
चाहिए। ये x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, ये भी आंसर गलत लिखा हुआ है, ये इसका आंसर एम्प्टी होगा जी। ठीक है, चलें जी, ये आप सीखने को मिल रहा है आपको बहुत कुछ। ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा, याद रखिएगा जब एक सेट दूसरे का सबसेट, ये सबसेट है, ये सुपर है, तो जब हम यूनियन लेते हैं ना, ठीक है, तो आंसर हमेशा सुपर आता है। जब इंटरसेक्शन लेंगे तो सबसेट जो है वो आंसर आता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है जी, इसमें देखें कह रहा है कि अगर हम किसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन ले लें, ठीक है, तो ए आंसर आ रहा है, देन ए विल बी इक्वल टू एम्प्टी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ यहाँ पे इसी का आंसर जो है वो एम्प्टी आता है, तो ये एम्प्टी आंसर आना चाहिए। यहाँ पे ना सवाल जो है वो कुछ सही नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे इनको ना स्पेस छोड़ देनी चाहिए थी। ठीक है, तो उसके मुताबिक किसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन हमेशा एम्प्टी होता है, तो यहाँ पे एम्प्टी होना चाहिए। इसका मतलब ए की जगह पे, ये जो ए लिखा हुआ है इसकी जगह पे एम्प्टी सेट आना चाहिए, तो ये इसका आंसर बनता है। क्वेश्चन थोड़ा सा इलॉजिकल था, ठीक है, होना नहीं चाहिए इस तरह, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन ये वाला जी, देखें इंटरसेक्शन टू सेट्स का जब एम्प्टी होता है तो वो डिसजॉइंट होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और जब टू सेट्स जो हैं वो डिसजॉइंट होते हैं, ये देखें ये डिसजॉइंट है दोनों, ठीक है, ये ए है ये बी है, तो अगर आप ए में से बी माइनस करेंगे तो पूरे का पूरा ए बच जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो पता है क्या होगा फिर जनाब, इसका आंसर होगा, यहाँ पे मैं बना देता हूँ ताकि आपको समझ में भी रहे। ये देखें ए और बी ये दोनों डिसजॉइंट है, ये ए है और ये बी है, तो ए माइनस बी करेंगे तो ए ही आ जाएगा, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यू जो है वो यूनिवर्सल सेट है, ए उसका सबसेट है, तो ए यूनियन ए डैश, तो ये याद रखिएगा किसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ जो यूनियन होता है वो यू के बराबर होता है, और जो इंटरसेक्शन होता है वो एम्प्टी होता है। ये आपने दो चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, ए एंड बी दो सेट्स हैं हमारे पास, तो ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है, ये अक्सर एग्जाम्स में आता है। बच्चों याद रखिएगा ए माइनस बी, इसका रिज़ल्ट आपने याद रखना है, ए की जगह ए लिखना है, माइनस की जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा, और ये जो बी है इसको आपने कॉम्प्लीमेंट बना देना है। ठीक है, तो ये इसका रिज़ल्ट है, ये यहाँ पे ये लिखा होगा। ठीक है, तो ए माइनस बी इसके इक्वल होता है, तो यहाँ पे कोई और भी सेट लिखे होंगे तो यही तरतीब आपने याद रखनी है। बहुत ही अहम सवाल था जो हमने अभी किया है जी। दो सेट इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है, इसका मतलब दोनों डिसजॉइंट हैं, तो अगर डिसजॉइंट हैं तो एन ए माइनस बी एन ए के बराबर होगा। ये भी हमने कुछ देर पहले ये क्वेश्चन किया भी है। ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, अगला क्वेश्चन ये कर रहा हूँ मैं, ए बी का सबसेट है, बी सुपर हो गया, ए सबसेट हो गया। ठीक है, तो फिर इंटरसेक्शन मैंने अभी आपको बताया था, इंटरसेक्शन में सबसेट आंसर आएगा, यूनियन लें तो सुपर सेट आंसर होता है। ठीक है, चलते हैं जी आगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये सारे बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आए हुए हैं वो मैं कर रहा हूँ बस। ठीक है, अब मुझे पता है कौन कौन से आए हुए हैं, ये आपको आगे डिफरेंट बोर्ड्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये तकरीबन तमाम बोर्ड्स में ये इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। ये बिल्कुल सेम वही रिपीट हो गया जी, ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, तो ए माइनस बी जो है वो किसके इक्वल होगा, एन ए के इक्वल होगा। ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, सॉरी इसमें ए माइनस बी, जी जी, तो बच्चों इसमें ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी है, तो इसकी मैं अगर मैं फिगर बनाऊं तो वो कुछ यूँ बनेगी, ए जो है वो बी में है। ठीक है, यहाँ पे फिगर थोड़ी छोटी बन रही है, चले, तो ये सबसेट है और ये इसका सुपर है, तो याद रखिए सबसेट में से जब सुपर आप निकालेंगे तो एम्प्टी बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो जब एम्प्टी आएगा ना, तो एम्प्टी में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तो कोई भी नहीं होता, तो इसका मतलब ये इसका आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए और बी कहता है डिसजॉइंट है, तो इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा, बहुत ही आसान सवाल है ये, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं जी। ए यूनियन बी,
डी यूनियन ए के इक्वल होता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। बहुत ही आसान सवाल था। टू सेट्स आपके सामने हैं ए एंड बी, इनका इंटरसेक्शन जो है वो सॉरी ये डिमॉर्गन लॉज है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। डिमॉर्गन लॉज दो होते हैं, वो सबको पता है, छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं। बहुत ही अहम सवालों का सिलसिला शुरू हो गया जी। ये देखिए, इसका आपने कन्वर्ट्स लिखना है, तो कन्वर्ट्स जब भी कंडीशनल स्टेटमेंट का लिखना है तो आपने पोजीशन चेंज कर देनी है इनकी, ठीक है। कन्वर्ट्स में याद रखना है पोजीशन चेंज होगी, क्यू इधर आ जाएगा और पी इधर आ जाएगा, ये इसका आंसर है। आगे चल के और भी बातें बताता हूँ आपको जी। इसका भी आपने कन्वर्ट्स लिखना है, तो पी जो है वो इधर आ जाएगा और क्यू जो है वो इस साइड पे चला जाएगा, पी कंडीशनल क्यू, ये इसका आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं जी। इन्वर्स जब आपने लिखना हो तो आपने पोजीशन नहीं चेंज करनी, आपने निगेशन चेंज करनी है। इसकी निगेशन जो है ये बन जाएगा निगेशन पी और ये निगेशन क्यू आ जाएगा। निगेशन का मतलब ये है जहाँ नहीं लगी हुई तो वह लगा दें, और अगर लगी हुई है तो उसको हटा दें, ये निगेशन होता है। तो बच्चों इसकी निगेशन हम लगाते हैं इन्वर्स में, तो क्या बनेगा हमारे पास, ये आंसर बन रहा है जी। थैंक यू, ये इसका आंसर, ठीक है जी। कन्वर्ट्स अगले क्वेश्चन में पूछा है। कन्वर्ट्स में मैंने आपको बताया था कि पोजीशन चेंज करते हैं, इसको इधर ले आएँ और इसको इधर ले आएँ, तो क्या बन जाएगा जी, क्यू कंडीशनल निगेशन पी, ये इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं जिसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव आपने बताना है। याद रखें बच्चों, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में दोनों काम करने हैं, आपने पोजीशन भी चेंज करनी है, ठीक है बेटा, इसमें पोजीशन भी चेंज करनी है और बाद में चेंज करने के बाद निगेशन भी चेंज करनी है। तो अगर मैं ये दोनों काम करूँ तो मेरे पास आंसर आएगा ये वाला, ठीक है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में कन्वर्स भी करते हैं और कन्वर्स करने के बाद उसका फिर इन्वर्स ले लेते हैं, तो फिर कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, इसकी आपने इन्वर्स लिखना है, इन्वर्स में सिर्फ निगेशन चेंज होगी, इसकी निगेशन हटा दें, इसकी निगेशन लगा दें, ठीक है। क्या आंसर बनेगा, पी कंडीशनल निगेशन क्यू, ये इसका आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आपकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो रही होगी। नीचे वाली कंडीशनल स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही है, इसका इन्वर्स लिखना है, निगेशंस लगा दें बस, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, सॉरी ये वाला इसका आंसर आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में उसने कहा है पी कंडीशनल क्यू, आपने इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव, फिर मैंने बताया कॉन्ट्रा पॉजिटिव में कन्वर्स भी करते हैं इन्वर्स भी करते हैं, तो कन्वर्स करेंगे तो क्यू इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। और बाद में आप निगेशंस ले लें तो ये इसका आंसर है जी। टू स्टेटमेंट्स लॉजिकल कंजंक्शन जो है वो उसका सिंबल जो है वो ये वाला होता है, ठीक है। एंड वाला जो होता है उसको कंजंक्शन कहते हैं जी। अगला क्वेश्चन, डिसजंक्शन जो है वो और वाला जो सिंबल होता है वो डिसजंक्शन का सिंबल होता है, याद रखना आपको जी। कंपाउंड स्टेटमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट को कहते हैं। इफ़ और देन वाली जो स्टेटमेंट होती है उसको कंडीशनल स्टेटमेंट कहा जाता है जी। प्यारे बच्चों, अब हम अगली एक्सरसाइज में आ चुके हैं, फंक्शन वाला टॉपिक है। याद रखिएगा, अगर एफ़ जो है वो फंक्शन है ए से बी में, तो और उसकी रेंज है एफ़ की बी सेकंड सेट के बराबर हो, तो वो ऑन टू फंक्शन होता है। ऑन टू फंक्शन को सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है जी। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू का दूसरा नाम क्या है, सरजेक्टिव। लो जी प्यारे बच्चों, अगला देखें, फंक्शन है हमारे पास एक्स टू वाई, ये डोमेन सेट होता है पहला और ये रेंज सेट होता है, ठीक है। अच्छा जी, वो कह रहा है कि ऑन टू फंक्शन ये कब होगा जी, तब होगा जब रेंज जो है फंक्शन की सेकंड सेट के बराबर हो, ठीक है। डोमेन पूछी है, डोमेन जो होती है वो फर्स्ट एलिमेंट का सेट जो होता है वो डोमेन सेट होता है, तो ए बी सी उसमें आ जाएगा आपके पास जी। मैं ज़रा तेज़ी से आपको काम करवा रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए जी। बच्चों, अगर एक फंक्शन है हमारे पास ए टू बी और उसकी रेंज जो है वो सेकंड सेट के बराबर नहीं है, तो याद रखें ये इनटू फंक्शन होगा, ठीक है जी। ये आप वीडियोस देख रहे हैं जो बेसिक लेक्चर्स हैं ना, याद रखिएगा, वो भी वो आप देखेंगे तो असल तैयारी फिर वहाँ से आपकी होगी। बहरहाल अभी आप ये वीडियोस देख के आपको अगर क्लियर हो रहा है तो ठीक है, अगर डिटेल में देखना हो तो आप चैप्टर 2 की जो जो बेसिक लेक्चर है एमसीक्यूज़ का, वो आप लाजमी आप देखिएगा, ठीक है जी। बच्चों, ये हमारे पास एक सेट है, इसमें दो एलिमेंट हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है ये अक्सर बोर्ड्स के अंदर।
कह रहा है कि क्लोजर प्रॉपर्टीज़ में कौन सी है, तो ये बहुत ही आसान है। क्लोजर प्रॉपर्टी दो तरह से आप बता सकते हैं, एक प्लस के हिसाब से और एक मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। तो प्लस में तो मुझे वाज़ह तौर पे नज़र आ रहा है ना, अगर मैं 1 को 1 में ऐड करूँ वो तो 2 आ जाएगा, तो 2 इसमें है ही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब एडिशन के लिहाज से इसमें प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से मौजूद है। तो ये इसका आंसर होगा मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, ये वाला इसका आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। ये देखें, दो एलिमेंट हैं, ग्रुप के एलिमेंट हैं। तो ग्रुप में हमने रिवर्सल लॉ किया था इन्वर्स का, ए बी होल इन्वर्स, ये किसके बराबर होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ये बहुत आम सी बात है, अक्सर बच्चों को तो याद भी हो चुका होगा। सेट ऑफ इंटीजर्स के बारे में पूछ रहा है कि वो ग्रुप किसके लिहाज से है। तो याद रखें, सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो एडिशन के लिहाज से तो ग्रुप है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये ग्रुप नहीं है। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाली जो चौथी प्रॉपर्टी है वो इसमें फ्लॉप हो जाती है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। एडिशन के लिहाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि 2 का एडिटिव इन्वर्स तो इसमें मौजूद है -2, लेकिन 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 जो है वो तो नहीं होता ना। इसलिए याद रखने, इंटीजर्स जो हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो ग्रुप है, मल्टीप्लिकेशन मोनोइड होता है, याद रखना, मोनोइड। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से मोनोइड है जेड, और एडिशन के लिहाज से ग्रुप है। आगे चलते हैं जी, अगला हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लो जी, ये हमारे क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हुए। और बेसिक लेक्चर जो है बेटा आपने देखना हो तो वो लाजमी देखिएगा। अभी आप की बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिहाज से ये मैंने मैक्सिमम आपको करवा दिए हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि अगली वीडियोस जो है ना वो आपको फ़ौरन आपको मिल सकें अगले चैप्टर्स के, ठीक है। अब हम चैप्टर 3, 4, 5 इस तरह ऑनवर्ड आगे काम करते चले जाएंगे, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।